तो ये एक और गेट का PYQ है, ज़रा देखते हैं टाइम डोमेन का है। तो टाइम इसमें क्या है कि फॉर t लेस देन 0 के लिए ये सर्किट जो है वो स्टेडी स्टेट में है, लेकिन t इक्वल टू 0 पे क्या किया जाता है, जो की है ना, मतलब स्विच जो है उसको ओपन कर दिया जाता है। तो t इक्वल टू 0 पे स्विच को ओपन कर दिया जाता है। आपको बताना है t इक्वल टू 0 पे जैसे ही ओपन होता है उसके जस्ट बाद इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या है ना, करंट नहीं, ठीक है। तो एक बार शुरू करते हैं ज़रा इसको। तो t लेस देन 0 के लिए इसको सॉल्यूशन देखने के लिए टाइम डोमेन का जो मैंने एक बार पहले एक प्रॉब्लम करवाया था अच्छा वाला, उसमें देखना, उसमें पूरा कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया है। वो एक वीडियो देख लिया तो उसमें सारा क्लियर हो जाएगा। तो ये वाले वीडियो के अंदर एक बार फिर से उसी का एक्सटेंशन आगे लेके जाते हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन शुरू करने से पहले ये बोल रहा है कि t लेस देन 0 के लिए जो है सर्किट जो है वो स्टेडी स्टेट के अंदर है, मतलब ये स्विच जो है वो क्लोज था t लेस देन 0 के लिए। t लेस देन 0 के लिए अगर स्विच क्लोज था तो एक बार t लेस देन 0 के लिए सर्किट की कंडीशन देखते हैं क्या है। तो t लेस देन 0 के लिए अगर ये स्विच क्लोज है तो ये वाला रेजिस्टेंस सर्विस में है, ये मतलब सर्किट के अंदर है। अब यहाँ पे देखो t लेस देन 0 के लिए ये वाला सर्किट जो है मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन से जो है ये सर्किट जो है ये की के साथ में क्लोज पड़ा हुआ था, तो ये सर्किट जो है स्टेडी स्टेट के अंदर आ चुका होगा। मतलब t लेस देन 0 में किसी लॉन्ग ड्यूरेशन बिफोर, लेस देन 0 में भी लॉन्ग ड्यूरेशन बिफोर जो है इस की को जो है वो क्लोज किया होगा। तो इस सर्किट के अंदर जो है ये करंट और वोल्टेज जो भी है वो एलिमेंट्स के क्रॉस बिल्डअप हो गया होगा, लेकिन वो अब t इक्वल टू 0 तक आते आते जो है स्टेडी स्टेट में आ चुका है। अब स्टेडी स्टेट में ये सर्किट है t लेस देन 0 के लिए, तो हम ये बोल सकते हैं स्टेडी स्टेट में है तो इंडक्टर जो है वो शॉर्ट सर्किट हो गया और कैपेसिटर ओपन सर्किट, ठीक है। तो इन दोनों को एक बार शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट करके स्टेडी स्टेट में सर्किट जो है वो कैसा दिखेगा वो बना लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला रेजिस्टेंस और ये इंडक्टर है शॉर्ट सर्किट, ये वाला रेजिस्टेंस और ये कैपेसिटर है ओपन सर्किट, ठीक है। और ये वाला सर्किट थ्रो कनेक्टेड है इसके। अब इसमें जो है वो नोड एनालिसिस अप्लाई करेंगे। ये वाला कितना है 3 ओम, ये वाला 2 ओम और ये वाला भी 2 ओम, R1 R2 2 ओम और वो 3 ओम है, ठीक है। और ये वाला स्टेडी स्टेट में तो इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो गया, तो अब इसमें सारे सिर्फ रेजिस्टेंस बचा हुआ है और दोनों 2 और 3 ओम जो है वो दोनों पैरेलल में है। तो इस वाले सर्किट में से कितना करंट जाएगा, ये वाला तो ओपन सर्किट है, इसमें से किसी तरह कोई करंट फ्लो होगा नहीं। तो ये वाले सर्किट में से कितना करंट फ्लो होगा वो वाला देखते हैं एक बार ज़रा। तो वो वाला शुरू करने के लिए इस वाले सर्किट में से सिंपली करंट डिवाइडर लगा लेंगे कि ये वाला पैरेलल में है और ये वाला भी पैरेलल में है। तो पैरेलल इस वाले में से कितना जाएगा, इस वाले में से करंट जो है वो मान लेते हैं हम कुछ IL जा रहा है इंडक्टर में से करंट। तो ये जो IL होगा वो इसी का डिवाइडेशन होगा, कुछ इसमें से जाएगा कुछ इसमें से जाएगा। तो कितना जाएगा 2 ओम में से 3 डिवाइड बाई 3 + 2, ठीक है, इंटू 10 एम्पियर, ठीक है। तो ये IL कितना आया इसमें से 3/5, तो ये कितना हुआ 2 और ये 6 एम्प्स हो गया। तो इसमें से 10 में से जो है वो 6 एम्पियर इसमें से जाएगा और 4 एम्पियर इसमें से जाएगा। तो इसमें से कितना गया 4 एम्पियर और इसमें से कितना गया 6 एम्पियर। ये कब का कंडीशन है, ये t लेस देन 0 के लिए, जब सर्किट स्टेडी स्टेट के अंदर है, व्हेन सर्किट इज इन स्टेडी स्टेट, ठीक है। t लेस देन 0 के लिए स्टेडी स्टेट में, तो ये वाला इंडक्टर में से करंट जा रहा है। अच्छा, इस वाली जब सर्किट स्टेडी स्टेट में आ गया तब कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा। तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए हम देखेंगे इस वाले में जो फ्लो हो रहा है करंट वो इधर से इधर में फ्लो हो रहा है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे कैपेसिटर के अक्रॉस। तो ये वाले एंड का वोल्टेज कितना होगा, ये जो इस एंड का वोल्टेज होगा, तो इस एंड का वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे। ये वाला तो ग्राउंड है और इसमें से 6 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो V कितना होगा इसके अक्रॉस 12 वोल्ट, ठीक है। ये वाला तो 0 वोल्ट, इसमें से इसके अक्रॉस टोटल वोल्टेज डिफरेंस 12 वोल्ट है, तो इसका वोल्ट कितना होगा 12 वोल्ट। तो यही वाला वोल्टेज 12 वोल्ट है तो ओपन है ना, तो इसका पूरी ब्रांच का वोल्टेज जो है वो सेम होगा। तो ये वाला VC जो होगा ये कितना होगा 12 वोल्ट। तो इसमें एक कंडीशन ये आएगी कि IL जो है वो 0 से जस्ट पहले, मतलब स्टेडी स्टेट में है ना सर्किट, तो 0 से जस्ट पहले जो है इंडक्टर में से करंट है 6 एम्पियर और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है 12 वोल्ट, ठीक है। अब इसी सर्किट के अंदर बोल रहा है कि t इक्वल टू 0 पे जो है वो हमने ये की जो है वो ओपन कर दी, तो क्या हो गया, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस सर्किट से बाहर हो गया और 3 ओम का रेजिस्टेंस सर्किट से बाहर हो गया। तो ये बोल रहा है कि ये जो सर्किट से बाहर हो गया ना, इसके t इक्वल टू 0 के जस्ट बाद में इस सर्किट में से जो है वो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है वो निकालना। तो फॉर t ग्रेटर देन 0 देखें
t>0 के लिए देखेंगे तो t=0 पे जो है ये वाला की ओपन हो गया, ये वाला की ओपन हो गया, तो जो सर्किट बनेगा वो कैसा बनेगा 10 एम्पियर। और 10 एम्पियर के साथ में ये वाला रेजिस्टेंस। अब ये वाला इंडक्टर जो है इसको शॉर्ट मत कर देना, क्यों? क्योंकि इंडक्ट अभी मूवमेंट पे जो है सर्किट की कंडीशन चेंज हुई है, तो जो करंट का कंडीशन चेंज होगा, अगर करंट का कंडीशन चेंज होगा तो इंस्टेंटेनियसली करंट जो है वो चेंज होने की कोशिश करेगा, जो इंडक्टर अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, तो इंडक्टर शॉर्ट नहीं होगा अभी। ये वाला रेजिस्टेंस और कैपेसिटर भी जो है वो ओपन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि करंट जब टाइम के साथ में चेंज हो रहा होगा तो वोल्टेज भी तो कुछ टाइम का फंक्शन होगा, तो करंट को ये नहीं बदलने देगा इंस्टेंटेनियसली, कैपेसिटर वोल्टेज को नहीं बदलने देगा। ठीक है, तो इसमें से कितना गया 10 एम्पियर, और यही 10 एम्पियर अब इन दोनों में से डिवाइड करना है। अच्छा सॉरी, नहीं डिवाइड नहीं करना है। डिवाइड इसलिए नहीं करना है क्योंकि इंडक्टर जो है अपने अक्रॉस करंट को चेंज नहीं होने देगा। अक्रॉस करंट को चेंज नहीं होने देगा। ये वाला जो सर्किट का डायग्राम ध्यान रखना, t=0 पे है, मतलब स्विच को जस्ट क्लोज करने के बाद में, स्विच को जस्ट क्लोज करने में t=0 के ऊपर है। t=0 के बाद t=1 सेकंड पे क्या होगा, 2 सेकंड पे क्या होगा, तब वो टाइम का कोई फंक्शन के हिसाब से इनमें से करंट और वोल्टेज जो है वो वेरी हो रहे होंगे। ठीक है, तो t पे क्या होगा वो बात की बात है। पहले t=0 के जस्ट बाद देखेंगे। जस्ट बाद अगर देखें तो इसमें से 6 एम्पियर जो है वो इंटैक्ट रहेगा, तो बाकी का 4 एम्पियर कहाँ से जाएगा, एक ही बात है, तो इसमें से जाएगा 4 एम्पियर। तो इसमें से 6 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा होगा, 6 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा होगा, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज चाहिए हमें, इसके अक्रॉस वोल्टेज चाहिए, तो ये वाला जो है 4 एम्पियर इसमें से जा रहा है, और इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना मेंटेन है, अरे t=0 पे ये अपने अक्रॉस वोल्टेज चेंज नहीं होने देगा, वोल्टेज चेंज नहीं होने देगा, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना था पहले 12 वोल्ट, तो वो t=0 पे भी 12 वोल्ट ही होगा। लेकिन अगर हमको इसका पूरे के अक्रॉस वोल्टेज मालूम चल जाए, तो इसका पूरे अक्रॉस को वोल्टेज जो है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ये वाला ग्राउंड है, इसके अक्रॉस 12 वोल्ट है और इसमें से 4 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो 4 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो ये कितने ओम का था, ये था 2 ओम और ये भी 2 ओम, 4 एम्पियर फ्लो हो रहा था। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस जो था वो 8 वोल्ट का था। ठीक है, ये वाला वोल्टेज कितना है 0, ये वाले का कितना हुआ वोल्टेज 12 वोल्ट, इसका क्योंकि ये 12 वोल्ट क्या है, इसके अक्रॉस डिफरेंस है, तो ये वाला वोल्टेज तो 0 हो गया, इसका वोल्ट इस वाले नोड का या इस वाले पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो 12 वोल्ट होगा। और सिंस इसके अक्रॉस जो है टोटल वोल्टेज कितना है, ये रेजिस्टेंस जो फ्लो हो रहा है इसमें रेजिस्टर के अक्रॉस, सिर्फ रेजिस्टर के अक्रॉस जो है वो 8 वोल्ट है, तो रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट होने के लिए ये वाला 12 वोल्ट है, तो इस वाले नोड के वोल्टेज को कितना होना पड़ेगा, दिस माइनस दिस जो है वो 8 वोल्ट होना चाहिए, तो ये अगर 12 वोल्ट है तो इसको 20 वोल्ट होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 20 माइनस 12 कितना होगा, इसके अक्रॉस 8 वोल्ट हो जाएगा, तो ये 12 वोल्ट, ये 12 वोल्ट, ये 8 वोल्ट। तो अब अगर हम देखें इस नोड और इस नोड के बीच में वोल्टेज, तो ये वाले का तो वोल्टेज 0 है और इस वाले नोड का कितना है 20, तो ये वाला 20 वोल्ट जो है 20 इस पूरे अरेंजमेंट के अक्रॉस भी है। ठीक है, इसके अक्रॉस इंडक्टर वाले इस पूरे के अक्रॉस भी कितना है 20 वोल्ट है। अब 20 वोल्ट अगर इसके अक्रॉस है तो ये वाला पोटेंशियल कितना है 0, तो ये वाला इंडक्टर के अक्रॉस जो VL बोला है इसने डिफरेंस, तो वो एक्चुअल में इस वाले का वोल्टेज हो गया VL। ठीक है, इस वाले का वोल्टेज इसका इस वाले एंड का सिर्फ इसका पोटेंशियल कितना है 20 वोल्ट। ठीक है, तो इसका पोटेंशियल अगर 20 वोल्ट है तो इसके अक्रॉस में कितना है रेजिस्टेंस के अक्रॉस 6 × 2 12, तो ये वाला पोटेंशियल है VL और ये वाला कितना है 20, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 20 सॉरी इसमें से कितना हुआ 20 माइनस VL इंडक्टर वाला वोल्टेज। ये सारी बात जो ध्यान रखना t=0 वाले इंस्टेंट पे हो रही है, सिर्फ इस इंस्टेंट पे सर्किट को सोल्व कर रहे हैं। ठीक, तो ये 20 माइनस VL कितना होगा रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज, दैट इज 12 वोल्ट, तो ये 20 वोल्ट था, ये 12 वोल्ट है। ठीक है, तो VL कितना हो गया 8 वोल्ट, तो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो कितना आएगा 8 वोल्ट, तो इंडक्टर के अक्रॉस ही इन्होंने वोल्ट पूछा है तो वो कितना होगा 8 वोल्ट होगा। अब ये वाला सर्किट में चलो t=0 पे हमने ये ओपन कर दिया था, ओपन करने के बाद में इस सर्किट के अंदर जो है वो t=0 के जस्ट बाद वाली कंडीशन वो तो कोई भी निकाल देगा, वो तो क्वेश्चन जो है पूछने लायक था नहीं, इसमें एनालाइज करने लायक क्या है वो बता देता हूँ। जैसे ही स्विच को देखो इसमें ओपन करेंगे, इस सर्किट के अंदर जो कनेक्टेड है वो एक इंडक्टर कनेक्टेड है और एक कैपेसिटर, मतलब 2 एलिमेंट कनेक्टेड है और दोनों के दोनों एलिमेंट इस सर्किट को जो है वो सेकंड ऑर्डर का सर्किट बनाते हैं। मतलब सेकंड ऑर्डर सर्किट बनाने का मतलब है जब इस स्विच को ओपन कर देंगे, इस सिस्टम को हटा देंगे, तो इस वाले सिस्टम के अंदर प्रॉपर KVL KCL अप्लाई करके इंडक्टर में से जाने वाले करंट की डिफरेंशियल इक्वेशन या कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज की डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे
उसमें केवीएल लगाएंगे तो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल बन के आएगी, सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट बन के आएगी, ठीक है। उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इस सर्किट में करंट इंडक्टर के अक्रॉस टाइम के साथ में कैसे वेरिएशन होगा किसी टी इक्वल टू टी पे। ये तो टी इक्वल टू 0+ पे देखा ना, जैसे स्विच को क्लोज करोगे तो क्या होगा, इसमें एक 6 एम्पियर फ्लो हो रहा था, 6 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो टाइम के साथ देखेंगे तो ये 6 एम्पियर बढ़ेगा घटेगा या फिर कब जाके सेचुरेट होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज जो है कब जाके सेचुरेट होगा टाइम के साथ, उसको कैसे वेरी हो रहा होगा, वो निकालने के लिए हमको वो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो उस वाले में सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हम इसमें पूरा केवीएल वगैरह लगा के और 2 इक्वेशन बना के उन दोनों में से सेम वेरिएबल में लेके आएंगे, मतलब एक वीसी की इक्वेशन बनेगी, एक आई की